नमस्कार। खबरों में मैं कादम्बरी शर्मा हूं आपके साथ और सबसे पहले बात कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर में आए भूकंप की, जहां पर तेज झटके महसूस हुए। शाम 7:57 पर भूकंप के झटके महसूस हुए दिल्ली एनसीआर में, और ये हफ्ते में दूसरी बार है जब भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कई सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए। बताया ये जा रहा है कि 5.4 तीव्रता का ये भूकंप था और इसके कारण लोग डर कर घरों से बाहर निकल आए। जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक भूकंप का केंद्र नेपाल के बदांग जिले में था और पाटादेवल इलाका है जहां पर इसका केंद्र था। इस भूकंप के आने के पहले दिल्ली एनसीआर में जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं उसके करीब 3.5 घंटे पहले उत्तराखंड में भी भूकंप आया था और ये करीब शाम 4:25 पर ऐसा हुआ था। जहां तक दिल्ली एनसीआर का सवाल है, मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात भी दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे और तब भी भूकंप का केंद्र नेपाल में ही था और उस वक्त इसकी तीव्रता 6.3 बताई गई थी। तब दिल्ली समेत उत्तर भारत के 5 राज्यों में झटके महसूस किए गए थे और आज एक बार फिर से भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए हैं और लोगों को इसने डरा दिया है। शाम को हम लोग बैठे थे अभी लगभग 8 बजे के आसपास, तो हल्के से भूकंप के झटके महसूस हुए। हम लोग गेस्ट हाउस में बैठे थे सभी लोग, तो देखा कि हल्का सा पंखा भी हिल रहा था, तो बहुत माइनर से क्या कहते हैं झटके थे। अभी हम गेस्ट हाउस में थे, अभी 2 मिनट के लिए बाहर आके निकले थे। 1 मिनट में गाड़ी बैक कर ही रहा था, हल्का सा स्मेल सा गाड़ी का डिस्बैलेंस होता है ऐसा फील हुआ, मगर एहसास हुआ कि कुछ भूकंप का टाइप का झटका था। जी मैं घर के अंदर थी, मुझे ऐसा लगा जैसे धरती हिल रही है, कुछ वाइब्रेशन से हो रहा है। फिर मैंने सोचा शायद ऐसे ही होगा, लेकिन वो काफ़ी देर 15-20 सेकंड तक था तो महसूस हुआ। फिर मैं घर से नीचे आ गई हूँ ताकि सुरक्षित रहूँ। बहुत तेज महसूस हुआ क्योंकि मैं घर में बैठा हुआ था, अपना काम कर रहा था और मैंने देखा कि एकदम से मतलब हिल रहा था। तो मैंने देखा मेरा पंखा हिल रहा था, तो मैं तुरंत भागा बाहर देखा कि काफ़ी लोग सब घर के बाहर निकले हुए थे और तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मतलब बहुत तेज झटके थे, सभी को महसूस हुए झटके। ये महसूस हुआ कि मैं यहाँ केमिस्ट शॉप के ऊपर मेडिसिन ले रहा था, तो बिल्कुल ऐसा लगा हल्का सा, जैसे पाँव में तो कंपन आई जाती है बॉडी में, तो धीरे धीरे करके जैसे कोई हवा के साथ निकलता ही चला गया। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर का। हिमांशु, एक हफ्ते में 2 बार डरा रहा है भूकंप। देखिए, निश्चित तौर पर और जो नेशनल अर्थक्वेक मॉनिटरिंग और रिसर्च सेंटर है नेपाल सरकार का, उसने ये आंकड़ा जारी किया है जिसमें ये कहा गया है कि पिछले 3 दिन में ये 5वां अर्थक्वेक है जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4 या उसके ऊपर की थी। और 3 दिन पहले जो 6.3 तीव्रता वाला भूकंप आया था, जिसको हम सब ने भी बहुत सुबह 1:57 पर महसूस किया था 3 दिन पहले, कादम्बनी वो जगह थी दोती जिला। और इस बार भी जो बजांग जिला है, मैं देख रहा था, वो सिर्फ 72 किलोमीटर दूर है दोती जिला से। और अगर 3 दिन के अंदर 2 ऐसे जिलों में जो सिर्फ 70-72 किलोमीटर दूर हैं एक दूसरे से, एक बड़ा इंटेंसिटी वाला अर्थक्वेक आता है, तो निश्चित तौर पर इससे उस पूरे इलाके में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर चिंता बढ़ रही है। क्योंकि ये बहुत साफ है कि इसके पहले आपने भी कहा कि उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में और दूसरे जगहों पे भूकंप रिकॉर्ड किए गए हैं पिछले 3 दिनों में। और ऐसा लगता है कि ये जो पूरा बेल्ट है, भारत नेपाल सीमा से सटे जो जिले हैं, वो एक डिस्टर्ब जोन बनते जा रहे हैं। क्योंकि ये तीव्रता, अगर आप मान लीजिए कि 5 अर्थक्वेक रिकॉर्ड किए जाते हैं नेपाल में सिर्फ 3 दिन के अंदर, जिनकी तीव्रता 4 या उससे ज्यादा है, तो इससे निश्चित तौर पर स्थानीय लोगों में डर, चिंता और आशंका बढ़ रही है कि क्या आने वाले समय में कोई और बड़ी चुनौती से उन्हें निपटना पड़ सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो बजांग जिला है, ये करीब 3000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा बड़े इलाके में फैला है। एक दुर्गम पहाड़ी इलाका है और मैं देख रहा था इसकी जो जनसंख्या है वो 2 लाख के आसपास है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बहुत ही दुर्गम पहाड़ी इलाका है। और अक्सर ऐसा होता है कि जब एक हाई इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आता है तो जो दुर्गम पहाड़ी इलाके हैं, जहां पर 2 गांवों के बीच में बहुत दूरी होती है, बहुत मुश्किल होता है उन गांवों तक पहुंचना, तो इन इलाकों में इस तरह के अर्थक्वेक से कितना नुकसान हुआ है इसका जायजा कर लेने में और इसका आकलन करने में भी समय लगता है। पर इतना जरूर है कि ये जो पूरा बेल्ट है कादम्बनी, ऐसा लगता है कि वो एक डिस्टर्ब जोन बन चुका है
और आने वाले समय में अब देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जो अधिकारी हैं और नेपाल सरकार है वो कितनी सतर्कता से इस चुनौती से निपटते हैं। कादम्बरी, बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस इलाके में जो नेपाल का इलाका हिमांशु बता रहे हैं, वहाँ इसी हफ्ते 4 से ज़्यादा तीव्रता वाले कम से कम 5 भूकंप आए हैं। कम से कम 2 तो हमने यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में महसूस किए हैं। और अब बात करते हैं हम चुनावों की। हिमाचल प्रदेश की सभी 68 सीटों पर आज मतदान हुआ। शाम 5 बजे तक पूरे राज्य में 66% मतदान हुआ है। हालांकि 2017 के मुकाबले 8.5% कम मतदान हुआ है। 2017 में यहाँ 74% मतदान हुआ था। सबसे ज्यादा 69.67% वोटिंग सिरमौर में हुई है। दूसरे नंबर पर सोलन जिला है, जहां 68.48% वोटिंग हुई। सबसे कम 62% वोटिंग किन्नौर में हुई। मतदान समाप्त होते ही मतगणना का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि हिमाचल प्रदेश में राज बदलेगा या रिवाज। हिमाचल प्रदेश में मतदाताओं के जोश को इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। बर्फबारी और दुर्गम परिस्थितियों के बावजूद लोगों ने पोलिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चुनाव आयोग की तैयारियां भी पुख्ता रहीं। हिमाचल में रिवाज बदलने की अपील कर रहे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मतदान से पहले परिवार समेत भगवान की शरण में पहुंचे और बागियों से जूझ रही बीजेपी के जीत का दावा करते नजर आए। अब रिवाज बदलेंगे, आपके चेहरे पर आप पूरा कैंपेन रिवाज बदलने पर रहा है, तो एक आपका भी लिटमस टेस्ट है। निश्चित रूप से टेस्ट है, उसमें हम तैयार हैं। लेकिन और सरकार हिमाचल प्रदेश में भाजपा की बनेगी और रिवाज बदले। लोग जब वोट डालने के लिए जाएंगे तो सामने नरेंद्र मोदी जी, सामने कमल का फूल, डबल इंजन की सरकार, यही चीज होगी। देख रहे हैं 6 बार के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह की मृत्यु के बाद हिमाचल में कांग्रेस की कमान संभाल रही प्रतिभा सिंह कांग्रेस के सबसे बड़े चुनावी वादे पुरानी पेंशन योजना के भरोसे जीत का दावा करती नजर आई। वीरभद्र सिंह जी का नाम ऐसा था जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, तो इसलिए हाईकमांड ने ये फैसला किया और मुझे आगे लाया, क्योंकि इस परिवार का लोगों से बहुत जुड़ाव रहा और सदियों तक उन्होंने इस प्रदेश की सेवा जो की है, और वो भी जानते हैं कि लोग किसको चाहते हैं, किस परिवार को चाहते हैं। तो ये लेगेसी जो हमारे पास है वीरभद्र सिंह जी के परिवार की, उसका बहुत फ़ायदा भी हुआ है पार्टी को। जो जो वायदे हमने किए हैं, चाहे वो ओपीएस की बात है, चाहे महिलाओं को मदद करने की बात है, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात है, इन सब बातों को ध्यान में रखते अवश्य हम उनको पूरा करेंगे। प्रचार में कई बार भावुक होने वाले केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर अपने पिता प्रेम कुमार धूमल के साथ वोट करने पहुंचे। 10 साल केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल राज्य में कांग्रेस की सरकारें रही। वापस करने वाले भी ओपीएस को यही थे, एनपीएस को लागू करने वाले भी कांग्रेस पार्टी ही थी। ये चाहते तो पहले भी कर लेते, इन्होंने ना कहीं किया है। इनको झूठे वादे करने की आदत है और फिर पूरे नहीं करते। तो जनता के जहन में कहीं ना कहीं बात रहती है कि मोदी जी ने तो देने में कोई कमी नहीं रखी, केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिला, लेकिन राज्य की सरकार कांग्रेस की उस समय विफल रही इनको लागू करने के लिए। इसीलिए 2017 में इन्होंने सरकार बदली थी और अब की बार रिवाज बदलेंगे। धूमल जी का गढ़ और हिमाचल की राजनीति में एक समय में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला हमीरपुर, जिसको वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर अग्निपथ योजना और पुरानी पेंशन योजना सबसे बड़े चुनावी मुद्दे हैं। हिमाचल के चुनाव में युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की और खुलकर अपने मुद्दे सामने रखे। मेन है बेरोजगारी। जो यंगस्टर हैं हमारे, जो स्पोर्ट्स में भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज नहीं है उनके पास कि कोई ऐसी भर्ती में या कोई ऐसा कोई आर्मी में। अब आर्मी भी वही अग्निवीर हो गई है। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके लिए गवर्नमेंट को कदम उठाने चाहिए। जैसे जरूरी नहीं है सरकारी जॉब हो, प्राइवेट जॉब में भी बहुत है, स्कोप है। ऐसा नहीं है कि हाँ सरकारी जॉब, अपना काम करेंगे 4 आदमियों को और नौकरी भी दे सकता है। आखिरी जानकारी मिलने पर इस बार हिमाचल प्रदेश में 66.0% मतदान हुआ है, जो कि पिछली बार यानी 2017 की तुलना में
8.6% कम है। हर चुनाव हर राजनीतिक दल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये हिमाचल का चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गृह राज्य है। उनकी साख दांव पर लगी है, वो भी तब जब उन्हें दोबारा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है। बागी उनको कह रहे हैं कि हम इसलिए बीजेपी छोड़ के गए क्योंकि जेपी नड्डा साहब ने हमें टिकट नहीं दिया, हमारे साथ नाइंसाफी की। तो बीजेपी के लिए ये महत्वपूर्ण है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला है। कांग्रेस के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो चुनाव हार रहे हैं बहुत सारे राज्यों में। गुजरात में उनका माहौल बन नहीं रहा है। अगर वो हिमाचल भी नहीं जीते तो 2024 के लोकसभा चुनाव में जब वो जाएंगे तो उनके पास बताने के लिए बहुत कम होगा, उनके पास एक कॉन्फिडेंस होगा वो भी नहीं होगा, उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल भी लो होगा। तो हिमाचल इसलिए कांग्रेस के 2024 के चुनाव के मद्देनजर इतना महत्वपूर्ण है कि उन्हें अगर राज्य जीता तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वो जा सकते हैं। गुजरात में उम्मीदें कम नजर आती हैं। सहयोगी अशोक महाले और वेदांत के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के घोषणा पत्र को जारी करते हुए कहा कि हर गुजराती को 10 लाख तक मुफ्त इलाज और दवा मिलेगी। किसानों का 3 लाख तक कर्ज, बिजली बिल माफ होगा। 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर मिलेगी। 10 लाख नौकरियां होंगी। नौकरियों में 50% महिला आरक्षण होगा। बेरोजगारों को हर महीने 3,000 रुपए भत्ता मिलेगा और नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदल दिया जाएगा। और अशोक गहलोत से बात की है हमारी संवाददाता तनुश्री पांडे ने। सर, कांग्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है, इनका गढ़ भी कांग्रेस का गुजरात में अच्छा खासा रहा है, पर इस बार कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप लोग बड़ा हल्का आम आदमी पार्टी को लीवे दे रहे हैं। कोई बहुत इंटेंस कैंपेनिंग भी नहीं हो रही है कांग्रेस की तरफ से। देखिए, आम आदमी पार्टी जो है हिमाचल से तो गायब हो गई, अपना विड्रॉ कर लिया। कैंपेन आप बताइए कौन सी पार्टी ने आज तक कैंपेन किया, बहुत बड़े हाई प्रोफाइल पे किया, रोड शो किए केजरीवाल जी ने, उनकी टीम ने। कौन सी पार्टी देश के अंदर जिसने पूरा कैंपेन विड्रॉ कर लिया हो? ये आम आदमी पार्टी है। तो जो हिमाचल में कर सकती है वो कल गुजरात में कर सकती है। नहीं, बट सर कांग्रेस का क्यों और ये रहस्य बना हुआ है, रहस्य बना हुआ कि क्यों किया वहां से विड्रॉ, क्यों कोई फायदा मिल रहा था बीजेपी को, क्या कारण था? नंबर 1, यहाँ पे भी विड्रॉ करने को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। खूब प्रेस के माध्यम से इन्होंने फैला दिया अपना आप पार्टी। कुछ दम नहीं है। कांग्रेस निकल पड़ी है। 5 यात्राएं हुई है, बहुत शानदार यात्रा हुई है। 7 दिन की यात्रा हुई है। मैं खुद गया यात्रा के अंदर। अति उत्साह है कार्यकर्ताओं में और आम लोगों के अंदर भी। इसलिए आप दिमाग में रखें कि आने वाले चुनाव में सरकार कांग्रेस की बनेगी, दिमाग में रखो आप। बाकी जो ये आप पार्टी है, इनके नेता बताइए क्या क्या कह रहे हैं, आप देख रहे हो किस रूप में इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, तो क्या डिस्टर्ब हो रहे हैं लोग, मतलब इनके जुमले बन गए हैं पार्टी में लोग। अब आपने खुद ने नोट किया होगा, अब पिछले 15 दिन से आप पार्टी जो पहले जिस रूप में आगे बढ़ रही थी वो शांत क्यों हो गई है? वो कहाँ है नेता, समझ में नहीं आ रहा बात। तो आप समझ जाइएगा कोई दम नहीं इनके अंदर। कांग्रेस दमखम के साथ उतर चुकी है, टिकट बट रहे हैं, हम लोग कामयाब होंगे। उधर गुजरात में चुनाव प्रचार का एक बेहद दिलचस्प वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में बीजेपी का प्रचार वाहन रेत में फंस गया। उसकी मदद के लिए पहुंचा कांग्रेस का प्रचार वाहन। कांग्रेस के प्रचार वाहन की मदद से बीजेपी के प्रचार वाहन को रेत में से निकाला गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने दूसरी तरफ ये आरोप लगाया है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर इन्होंने असल में तंज कसा है। कहा है कि ट्वीट कर कहा है कि गुजरात में बीजेपी की अटकी हुई चुनावी गाड़ी को बचाने में पूरा जोर लगाती कांग्रेस। ये है चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के इलू इलू की कहानी। ये आम आदमी पार्टी का ट्वीट है।
प्रधानमंत्री मोदी ने आज तेलंगाना के बेगमपेट में रैली की। इस दौरान उन्होंने सीएम केसीआर पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने वंशवाद का मुद्दा भी उठाया। साथ ही कहा कि भले ही मुझे गाली दो, लेकिन तेलंगाना के लोगों को गाली दी तो बुरा होगा। जो दिन रात मुझे गाली देते हैं, बड़ी नई नई गालियां खोजते रहते हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं, अगर आप मोदी को कितनी ही गालियां दीजिए, हम हजम कर जाएंगे। भाजपा को गाली दीजिए, हमें कोई समस्या नहीं है, हम तो ऐसे ही बड़े हुए हैं। लेकिन अगर तेलंगाना के लोगों को गाली दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे।